गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। अक्सर हम लोग जब क्लिनिक में बैठे होते हैं और किसी व्यक्ति से कुछ नाराजगी रहती है तो पूरा मन हमारा क्लिनिक पे नहीं रहता है। हम लोग आधे मन से क्लिनिक में रहते हैं, आधा मन, यानी कि मन का बंटवारा हो जाता है। जब मन दो भागों में बट जाएगा तो आप कभी भी निश्चित रूप से सही ढंग से कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे हम लोग के साथ ही नहीं होता है, ये सभी व्यक्ति के साथ में होता है। और कुछ क्षणिक होता है, कुछ परमानेंट होता है। किसी का पत्नी से नहीं बन रहा है, किसी का परिवार से नहीं बन रहा है, किसी के भाई से नहीं बन रहा है। ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। और जब रोगी आता है तो वह अपने आधे मन से आपको बताता है, आधी बात आपको जानकारी होती है, आधी बात की जानकारी नहीं होती है। तो इस अधूरेपन के भाव के साथ में जब रोगी हम लोगों को अपना कष्ट बताता है तो उसमें हम लोगों को आ, एक रूब्रिक्स का ध्यान आता है, जब जिसको कि हम लोग कहते हैं स्ट्रेंज्ड। स्ट्रेंज्ड का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंज का जो है तो अलगाव या परायापन, है ना। मन में अलगाव या परायापन, किसी के साथ में जैसे अजनबी जैसा व्यवहार करना। ये एक लैटिन शब्द है, स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर सुने होंगे, स्ट्रेंजर आता है। स्ट्रेंजर अजनबी कहलाते हैं। तो किसी के साथ में अजनबी परिचित है लेकिन उनके साथ में अजनबी जैसा रिलेशनशिप हो जाता है। और ये मानसिक और भावनात्मक स्तर पर दिखलाई पड़ता है। अपने ही परिवार से, मित्रों से या स्वयं से भी कभी कभी हम अपने आप से भी अजनबीपन हो जाते हैं, अपने से भी होते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक दीवार के रूप में खड़ा हो जाता है, जो कि हम लोग भावनात्मक अपनापन और स्नेह से अलग हो जाते हैं। ये जब हम अपने आप से ही अलग हो रहेंगे तो हमारी भावनाएं, हमारी अपनापन कहीं और हो जाएगा। यह अलगाव करीब करीब दो तरह का होता है। एक वॉलेंट्री होता है, यानी कि स्वैच्छिक होता है, जो कि चोट, निराशा या असंतोष के कारण व्यक्ति स्वयं को अलग कर लेता है। और एक होता है इनवॉलेंट्री, बिना कारण समझे भावनात्मक रूप से शून्य और अपने को दूर महसूस करने लगता है, खास करके मानसिक आघात या बहुत लंबे समय से बीमार रहने के कारण। और इसका जब मानसिक चित्र आप देखने का गहराई कोशिश पर देखने का कोशिश करेंगे तो यह अंतर्मुखी नहीं है केवल, बल्कि गंभीर मानसिक पीड़ा का संकेत है ना। मन में दुख है, कष्ट है, पेन है, अलगाव की अनुभूति होती है। अपने परिवार के बीच में रह करके भी स्वयं को बाहरी व्यक्ति समझना, है ना। भावनात्मक दूरी होता है, प्रेम या सहानुभूति व्यक्त करने में असमर्थ, ठंडा, दूर दूर से रहना। घर में रह रहे हैं, एक दूसरे से साथ रह रहे हैं, मन करता है कि हम उनके साथ बात करें लेकिन बात नहीं कर पाते हैं। दबाई हुई पीड़ा, ये लंबे समय से दबे हुए शोक, अपमान या निराशा के कारण होता है। और दीर्घकालिक अवस्था में इलाज नहीं होने पर या डिप्रेशन में, डीप डीपर्सनलाइजेशन में या आत्महत्या की प्रवृत्ति तक पहुंच जाता है। ये एक मौन पीड़ा है, जहां अपनी भावनात्मक व्यक्त नहीं करता है, जिससे उसका सही मूल्यांकन कठिन हो पाता है। तो अंदर ही अंदर यह पीड़ा होता है। इसके मनोवैज्ञानिक पढ़ते हैं, है ना। एक परिवार, समाज से अलग रहना, यानी कि सामाजिक संपर्क से दूरी, भावनात्मक गर्माहट का अभाव। इसका एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं, पति के मृत्यु के बाद बच्चों से दूरी बनाने वाली विधवा, पति पत्नी से अलगाव, है ना, जीवन साथी के प्रति उदासीनता, भावनात्मक दूरी,
रोगिणी पति के शारीरिक संबंध से अरुचि दिखलाती है, सिपिया जैसे में, है ना। स्वयं से अलगाव, इसको कहते हैं अपने आप से डिपर्सनलाइजेशन, स्वयं ऐसे बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस करना। इसमें गंभीर डिप्रेशन है और मानसिक आघात के बाद होता है। फिर कुछ कभी हम लोग अ, आध्यात्मिक भी अलगाव भी हो जाता है, ईश्वर से दूरी, जीवन को निरर्थक मानना, जैसे फॉरम मेटालिका में शोक, आत्महत्या की प्रवृत्ति आ जाती है। आप जब रोगी को देखेंगे तो इसके चेहरे जो है सो भावहीन होंगे, है ना। नजरें मिलाने से परहेज करेंगे, बातचीत करने से कतराते हैं और संक्षिप्त उत्तर देते हैं। क्लिनिक में बैठने का तरीका होता है, जैसे अगर पति पत्नी आए तो साथ एक साथ नहीं बैठेंगे, थोड़ा सा दूरी बनाते हैं, है ना। और अ, कोई अगर उनके पति कोई कुछ बात बोल रहे हैं तो उसके ऊपर में कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। और बाहरी रूप से ये ठंडा होता है, लेकिन भीतर अत्यंत बाहर से दिखाई पड़ेगा कि बहुत ही शांत है, लेकिन भीतर ही भीतर बहुत ही संवेदनशील होता है। और कभी कभी अत्यधिक दार्शनिकता का या कल्पनाओं में खो जाता है। रोगी के जो वर्बल एक्सप्रेशन है, जैसे कि अक्सर हम लोग सुनने को मिलता है, ऐसा लगता है कि मैं कांच के दीवारों के पीछे जी रहा हूँ, मुझे कोई वास्तव में समझ नहीं पाता है, अपने ही घर में मैं अजनबी जैसा हूँ। फिर ये भी कह सकता है अकेला रहना आसान है ताकि फिर चोट न लगे, और मेरे अपने ही बच्चे मुझसे दूर लगते हैं, मुझे लगता है मैं अब खुद को नहीं जानता। तो इतने सारे और रोगी अक्सर इस तरह के भाव को एक्सप्रेस करते रहते हैं। इसका क्लिनिकल सिनेरियो आप देखिए। अ, खास करके कोई विधवा औरत है, पुराने अपने पति के मर जाने के बाद में दीर्घकालिक शोक के कारण चुपचाप अ, एक झेलते हुए शोक में रहती है, जैसे नेत्रम विभाग में। और पीटीएसडी में भी तो ये बहुत आसानी से दिखलाई पड़ता है। जैसे कि कोई अभी हाल में ही प्लेन का दुर्घटना हुआ, तो उसके परिवार के लोगों में जो भाव आया, उसमें एक भावनात्मक शून्यता हो जाता है। या किसी लड़ाई में सैनिक ने किसी से बलात्कार किया तो वहां पर भी आपको दिखलाई पड़ेगा, स्टेफेस्टेगेरिया इग्नेसिया में। फिर वैवाहिक अलगाव भी होता है, पति पत्नी एक दूसरे, पहले तो प्रेम से शादी किए, लेकिन बाद में उनमें एक मनमुटाव हो गया और एक दूसरे से अलग रहने लगे, है ना, सिपिया की जैसा। फिर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में भी आपको देखा जाता है, सिजिनॉइड बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी में। और गंभीर अवसाद में आत्महत्या का विचार आता है और धार्मिक शोक होता है। और शारीरिक रोग में भी भावनात्मक दूरी होती है ना। जैसे कैंसर है, पुरानी बीमारी है, कई एक समय से लोग बीमार पड़े हुए हैं और धीरे धीरे उनकी भावना शून्य हो जाता है। और ये, आइए इसका हम लोग कुछ क्रॉस रेफरेंस भी करते हैं। आप एलियन का नाम सुने होंगे, एलियन, है ना, जो दूसरे ग्रह से आता है। तो एलियनेटेड एक रूब्रिक है आपका, एलिनिएटेड पराया महसूस करना, है ना, कोई पराया है, वास्तविकता से अलग, है ना। इसका विशेषता क्या है, एलियनेटेड का वास्तविकता से अलगाव और मनोविकृति, आत्मविश्व में अधिक। ये इंडिफरेंसेस दूसरा रूब्रिक्स है। इसमें भावनाओं का अभाव होता है, पीड़ा नहीं होती है ये। और स्ट्रेस में पीड़ा और लालसा भी होता है। एवर्सन टू फैमिली फ्रेंड्स, ये एक केवल एक एवर्सन है, नापसंदगी है और चिड़चिड़ापन है। स्ट्रेस में निकृष्य एक दूरी बनी रहती है, रिजर्व। कुछ व्यक्ति बहुत संकोची होते हैं, गुप्त स्वभाव के होते हैं, और वह लोगों के साथ में हिस्सा नहीं लेते हैं। ये व्यक्तित्व का पार्ट होता है, ये रोग नहीं होता है, रिजर्व पीपल, है ना। देखिएगा आपके पास में आए तो बहुत कम बोलते हैं,
ये इसका रोगात्मक अवस्थेज जो है तो एक डिजीज स्टेट कहलाएगा मेंटली। फिर इवोल्यूशन ऑफ आइसोलेशन ऑफ सेल्फ, स्वयं को शैक्षिक दूरी बना के रखता है, स्ट्रेंज्ड, है ना, अक्सर अनैच्छिक होता है। फिर मिजैंथ्रोपी एक रूब्रिक्स और है, जो लोगों से घृणा होता है, और स्ट्रेंज में घृणा नहीं बल्कि दूरी होती है, जैसे कि लैकेसिस नक्सोमिका एनाकार्डियम में। आइए नेट्रम म्यूरिटिकम में हम देखें, मौन, शोक, भावनात्मक दीवार, सांत्वना, अस्वीकार और प्रेम, अंदर ही प्रेम की लालसा, है ना, दूर बना है लेकिन भीतर से इच्छा है कि कोई मुझे प्रेम करे। सिपिया बच्चों के व्यवहार से, उसके इसके कारण काफी अपने को इतना त्रस्त हो जाती है कि परिवार, बच्चों सभी से उदासीनता हो जाता है और चिड़चिड़ापन हो जाता है। और अब मेटालिकम, अब ये तो इतना हो जाता है कि स्वयं को भी बेकार समझता है, धार्मिक शोक होता है, आत्महत्या की प्रवृत्ति होती है और अलगाव होता है। इग्नेशिया तीव्र शोक होता है, विरोधाभासी भावना होता है, मौन पीड़ा होता है, भावनात्मक आघात में अलगाव होता है। स्टेफेस्टिगेरिया एक दबा हुआ क्रोध है, अपमान है और शोषण के बाद में अलगाव हो जाता है। सल्फर एक दार्शनिक अलगाव है, अहंकार या बौद्धिकता के कारण दूरी है। और फॉस्फोरिक एसिड जो है यह भी एक बहुत अच्छा औषधि है, लंबे समय से मानसिक थकावट से भावनात्मक शून्यता होती है। और मनोविज्ञान चिकित्सक की विशेषता क्या है इसका, डीपर्सनलाइजेशन एंड डी रियलाइजेशन डिजॉर्डर, है ना, स्वयं या वातावरण से कटाव, एनहर्डिया बने स्वयं संबंधों में आनंद की कमी, पीटीएसडी ये इमोशनल नंबिंग है, आघात के बाद शून्यता होती है। और सिजोइड पर्सनैलिटी में एकांत प्रियता, भावनात्मक ठंडापन होता है। एंडोजेनस डिप्रेशन में गहन निराशा और अकेलापन होता है। इसका गंभीरता का स्तर कैसा होता है ना, इसका क्लिनिकल ग्रेडिंग अगर आप करेंगे तो माइल्ड होगा, ये थोड़ा सा अंतर्मुखी टाइप का होगा, अकेलापन पसंद करेगा और कार्यशील होगा, काम करता रहेगा। मध्यम में होगा, भावनात्मक दीवार बन जाएगा, जुझाव कठिन होगा, शोक और पृष्ठभूमि होती का होता है नेट्रम न्यूरोसिटिया में। और गंभीर स्थिति में, सीवियर में, अपने आप को भूलने की बीमारी आ जाएगी, आत्महत्या का विचार आएगा और धार्मिक शोक होगा। और मेटालिकम एमोनिया। अब देखिए नेट्रम और सिपिया दोनों में अलगाव है, लेकिन नेट्रम में जो है म्यूर में भावनात्मक छिपी हुई प्रेम की चाहत होती है, और सिपिया में चिड़चिड़ापन या थकान होता है। ऑरम और एसिड फॉर्स में ऑरम का अलगाव, अपराध बोध और आत्महत्या की प्रवृत्ति होती है, लेकिन फॉस्फोरिक एसिड जो है तो केवल थकान के कारण उदासीनता होती है। इग्नेशिया और स्टेफेस्टिगेरिया दोनों शोक का रेमेडी है, शोक की औषधि है। इग्नेशिया तत्काल है और क्रॉनिक स्टेज में अपमान के बाद में होता है, इसमें स्टेफेस्टिगेरिया है। सल्फर और कैलिकार्प को अगर आप देखेंगे तो सल्फर में अलगाव बौद्धिक होता है, कैलिकार्प में भय और असुरक्षा होता है। तो हम लोगों के लिए क्या संकेत है देखने का, इसमें स्ट्रेंज अवस्था में रोगी जो है तो खुल की करके बात नहीं करता है, और गैर शाब्दिक जो खाली शब्द नहीं, उसके संकेतों का, बॉडी लैंग्वेज का अध्ययन आपको अत्यावश्यक है। आघात या शोक का इतिहास लेना चाहिए, पति पत्नी का संबंध कैसा है पूरी जानकारी लेनी चाहिए, और इससे हम लोगों को एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को चुनाव करने में मदद मिलता है। ये स्ट्रेस जो है तो एक मानसिक अवस्था है, जब केवल अंतर्मुखी नहीं होता है बल्कि एक दर्दनाक भावनात्मक दीवार खरीद कर चुका होता है। और इसका मुख्य बिंदु है
यह पुरानी भावनात्मक पीड़ा और आघात के को उजागर करता है। किसी एलियनेटेड इंडिफरेंसेस और उसे पहचानना जरूरी होगा। और संवैधानिक कोड को दर्शाता है। और चिकित्सा में रोगी को सुनने के साथ में देखने को भी अपनाता है। अपना केवल देखना ही नहीं है, सुनना भी है और देखना भी है। यानी पूरे सेंस के साथ में रोगी को देखना चाहिए। इसे हम लोग इस रोगी से इसको अध्ययन करके हम लोग रोगी के कॉन्स्टिट्यूशनल कैरेक्टर को ले सकते हैं। लेकिन इस तरह के रोगी में जो अवसाद जब तक बना रहेगा, एक अलगाव जब तक बना रहेगा, तब तक उसमें एक आसानी से आप उसका इलाज नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब मेंटेनिंग कॉज बना रहता है तो मेंटेनिंग कॉज को दूर करने के लिए एक काउंसलिंग दवा के साथ साथ में एक काउंसलिंग करने चाहिए। मैंने एक रोगी को देखा जो कि पार्किंसन से सफर कर रहा था। और पार्किंसन से सफर करने के लिए उनके हाथ हिलते रहते थे बराबर और काम करने में दिक्कत होता था। तो मैंने जब उनका इतिहास लिया तो पता चला कि उसके पत्नी जो है सो उस पर शक करती है कि उसका किसी दूसरे से संबंध था। जब मैंने पत्नी से बात किया तो उसने कहा कि हाँ नहीं, इसका तो वास्तविक में सीधे में था। जब मैं इनसे पूछा कि आपका क्या किसी से, तो था, पहले था लेकिन अब नहीं। लेकिन वो पत्नी मान रही। अब इस पत्नी के मन से अगर इसको नहीं निकालेंगे तो दोनों के बीच में तो अलगाव खत्म नहीं होगा। तो ये तो एक तरफा नहीं हो सकता है, दोनों में। इसलिए इसमें काउंसलिंग जो है तो दोनों का करना चाहिए। और हम लोगों ने जब उसके पत्नी का भी इलाज करना शुरू किया तो देखा कि उसमें भी थोड़ा सा पार्किंसन के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो अब दोनों कोई एक दूसरे से सब अलग अलग रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, घर में बच्चे भी हैं, लेकिन आपसी संबंध नहीं बन पा रहा है, एक बातचीत नहीं हो पाता है, बस एक मशीन के जैसा काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह के लक्षण आते रहते हैं और इसको हम लोगों को काउंसलिंग के साथ में प्रयास करना चाहिए। और जब तक काउंसलिंग करेंगे और लोगों को समझाने का, दूरी को खत्म करने का कोशिश करना करके हम लोग इस तरह के रोगों का चिकित्सा कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने एक बहुत विशेष रोग रूब्रिक्स को देखा जो अक्सर हम लोगों के क्लिनिक में आते हैं। पूरे मन के साथ में एक रोगी नहीं आते हैं, आधे मन के साथ में आते हैं, आधा मन किसी दूसरे जगह बटा होता है। और ऐसे रोगी का चिकित्सा करना कठिन तो जरूर है, लेकिन हम लोगों को इसमें प्रयास करके हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक करते हैं और हो रहा है। साथियों, इससे हम लोगों को यह भी संदेश लेना चाहिए कि अगर जीवन में एक उतार चढ़ाव होता रहता है, रिलेशनशिप में संबंध, आपसी टकराव होता रहता है, ये तो जीवन का अंक है। एक दूसरे से कोई भी जरूरी नहीं है कि मिल जाए। तो ऐसे में कैसे हम अपने आप को बैलेंस रखें, संतुलित रखें, इसके जीने का प्रयास सीखना चाहिए और इससे हम लोग ज्यादा सफल हो सकते हैं। साथियों, इस रूब्रिक्स में बहुत सारे संदेश छिपे हुए हैं जिसका कि मैंने आपके साथ साझा करने का कोशिश किया हूँ। और मुझे लगता है कि इसको और भी गहन अध्ययन चिंतन करेंगे इस पर तो और भी बातें आपके ऊपर में दिमाग में उपज करके आएगा और इसका अनुपालन आप अपने रोगी को इलाज करने के लिए कर सकते हैं। तो इसके साथ में आज का यह सेशन हम लोगों का समाप्त होता है। हम लोग पुनः मिलेंगे किसी नए रूब्रिक्स के साथ में, नए संदेश के साथ में। हम लोग तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा ज्ञान को अपने पढ़ने की आदत बनाए रखिए। तो इसके साथ सभी को धन्यवाद, मेरा मृदु प्रणाम, आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच।